हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 6 साइंस एनुअल एग्जामिनेशन के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो इस पेपर की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS एनुअल एग्जाम पेपर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड। वाटर के वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, इवापोरेशन, फिल्टरेशन या फिर वाटर वेपर। वाटर के वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। सेकंड पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कंडेंसेशन। यहाँ पर कई डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन कंडेंसेशन के लिए कौन सा है। ए पर है द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बी पर है द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। सी पर है द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। और डी पर है द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। सबसे बेस्ट है डी, करेक्ट ऑप्शन है डी। वाटर वेपर का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। इनमें से कौन सा सन का प्लैनेट नहीं है। पहला जुपिटर, दूसरा नेपच्यून, तीसरा प्लूटो और चौथा सैटर्न। प्लूटो सन का प्लैनेट नहीं है, इसे ड्राफ्ट प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इसमें वो सारे फीचर्स नहीं है जो कि एक प्लैनेट में होने चाहिए। 4 पर क्वेश्चन है 37 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज। ए ऑप्शन है 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी पर है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी पर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी पर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट ऑप्शन है डी। 5 पर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेस इवापोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलरिंग विथ क्रेयॉन से कलर करना, वाटर कलर से कलर करना, एक्रिलिक कलर से कलर करना या पेंसिल कलर से कलर करना। अगर हम वाटर कलर से कलर करते हैं तो उस केस में इवापोरेशन इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि हम जानते हैं वाटर कलर में वाटर होता है और कलर से वाटर तभी सूखेगा जब इवापोरेशन होगा। 6 पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड्स। करेक्ट ऑप्शन है सी, क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से जब हम क्रीम निकालते हैं तो उसे चर्निंग मेथड से निकालते हैं। 7 पर क्वेश्चन है 4 स्टूडेंट्स यूज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर, चूज द करेक्ट वन। ये फिगर स्टूडेंट 1 का है, ये स्टूडेंट 2 का है, ये 3 का और ये 4 का। इसमें से आपको ये बताना है कि किस स्टूडेंट ने सही तरीका अपनाया है वाटर के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। किसी भी लिक्विड के या वाटर के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि थर्मामीटर इस तरह से टेढ़ा नहीं होना चाहिए, वो बीकर के या पॉट के किसी भी सरफेस से टकराना नहीं चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नीचे बॉटम में ये टकरा रहा है, टच हो रहा है और यहाँ पर साइड में, इसलिए ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है, थर्मामीटर एकदम स्ट्रेट है और कहीं भी टच नहीं हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन है बी, स्टूडेंट 2। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लैंक स्पेस वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट हु डिड सम फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट विथ प्लांट्स। वो इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने प्लांट पर फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किया था वो हैं जगदीश चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 9 है अन्नामणि वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट आल्सो नोन एज द ब्लैंक स्पेस ऑफ इंडिया। अन्नामणि एक लेडी इंडियन साइंटिस्ट थी जिन्हें जाना जाता था वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से। क्वेश्चन नंबर 10 है अ फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर्स और बाइक्स इज। करेक्ट ऑप्शन है पेट्रोल। पेट्रोल एक ऐसा फ्यूल है जिसे जनरली टू व्हीलर जैसे स्कूटर्स, बाइक्स एक्सेट्रा में यूज़ किया जाता है। अगला सेक्शन है सेक्शन बी। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क्स के।
क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई डू वी से दैट पेट्रोलियम इज़ अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। पेट्रोलियम को नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बनने में लाखों साल लगते हैं और ये बहुत कम मात्रा में है और जल्द ही समाप्त भी हो जाएगा। पेट्रोलियम इज़ ए नॉन renewable resource because it's a finite resource that takes millions of years to form but can be depleted in a few centuries. क्वेश्चन नंबर 12 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं जिन्हें आपको बताना है कौन रीन्यूएबल है और कौन नॉन रीन्यूएबल है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वाटर, सनलाइट और फॉरेस्ट। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ नॉट यूज टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं किया जाता। लेबोरेटरी थर्मामीटर के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर मेज़र नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी होती है। इसके द्वारा टेम्परेचर को मेज़र करना मुश्किल होगा। दूसरा, ये बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर मेज़र नहीं करेगा। लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ नॉट यूज टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर बिकॉज इट इज़ डिज़ाइंड फॉर अ वेरी वाइड टेम्परेचर रेंज एंड कैन नॉट एक्यूरेटली मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स अदर देन वाटर विच इवोपरेट्स। वाटर के अतिरिक्त दूसरे एग्जाम्पल्स बताइए जो इवोपरेट होते हों। इसके एग्जाम्पल्स हैं अल्कोहल, एसीटोन, गैसोलीन, मिल्क, ऑयल, आई ड्रॉप्स, सैनिटाइज़र। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ इज़ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर। सॉलिड फॉर्म में नेचर में वाटर प्रेजेंट है, स्नो के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में। दीज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर आर क्रूशियल फॉर द अर्थ्स क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम्स। सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर भी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हैं 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट विल हैपन इफ़ द सन इज़ नॉट विजिबल फॉर अ फ्यू डेज। अगर सन फ्यू डेज तक, कुछ समय तक दिखाई ना दे तो क्या होगा। फ्यू डेज तक सनलाइट के ना होने पर कई सारी एक्टिविटीज़ प्रभावित होंगी। जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड बनाता है, वो अपना फूड नहीं बना पाएगा। क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और वो एक्टिविटी जो सनलाइट में ह्यूमन बीइंग्स करती हैं वो नहीं कर पाएंगी और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाएगा। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, द लैक ऑफ सनलाइट विल काज टेम्परेचर टू ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, अल्टरिंग द जनरल क्लाइमेट, काजिंग प्लांट्स टू बी अनेबल टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड डिस्टर्बिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट डिपेंड ऑन सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैच द फॉलोइंग। कॉलम फर्स्ट में दिए हुए कंटेंट्स को कॉलम सेकेंड में दिए हुए कंटेंट से मैच करना है। फर्स्ट पर है सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इसे मैच करेंगे मून से क्योंकि मून अर्थ का सैटेलाइट है। सेकेंड पर है रेड प्लैनेट है मार्स, इसे मार्स से मैच करेंगे। थर्ड पर है कॉन्स्टिलेशन है ओरियन, इसे ए से मैच करेंगे। और फोर्थ पर है प्लैनेट विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार, ये है वीनस, इसे बी से मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पर है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ब्लैंक स्पेस। बी पर है द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई अ, ब्लैंक स्पेस। और सी पर है 37 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज, ब्लैंक स्पेस। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और आइस कोल्ड वाटर के टेम्परेचर को क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा मेज़र नहीं किया जा सकता। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है मशीन्स आर आ रिसोर्सेज फाउंड इन नेचर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि मशीन मैन मेड थिंग्स है, इसे इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। बी पर है द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूजुअली -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
सी पर है एयर इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये ट्रू स्टेटमेंट है। डी पर है हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। हैंड पिकिंग सेपरेशन मेथड का यूज़ तब किया जा सकता है जब कंपोनेंट की क्वांटिटी कम हो, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ थर्मामीटर शोन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। थर्मामीटर की इस फिगर को ऑब्जर्व करिए और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ए पर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ थर्मामीटर इज इट, ये किस तरह का थर्मामीटर है। इसके रीडिंग पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए इनिशियल रीडिंग लिखी हुई है -10, इसलिए ये एक लेबोरेटरी थर्मामीटर है, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में टेम्परेचर की रीडिंग -10 से स्टार्ट होती है। आंसर होगा 26 डिग्री सेल्सियस। और सी पर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मामीटर कैन मेजर। थर्मामीटर की स्मॉलेस्ट वैल्यू है -10, ये 0 है, यहाँ पर 10 है और नीचे साइड -10 है। आंसर है -10 डिग्री सेल्सियस। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में एक क्वेश्चन है इन व्हाट सिचुएशंस वुड यू यूज डिकंटेशन इंस्टेड ऑफ फिल्टरेशन टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। आप किस सिचुएशन में लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए फिल्टरेशन की जगह डिकंटेशन का यूज़ करेंगे। लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए फिल्टरेशन की जगह डिकंटेशन का यूज़ तब किया जाएगा जब सॉलिड पार्टिकल्स हैवी हों और कंटेनर में नीचे सेटल डाउन हो जाए। इस तरह की कंडीशन में सॉलिड सेडिमेंट को जो नीचे बैठ चुका है उसे बिना डिस्टर्ब किए धीरे धीरे वाटर को प्योर करके निकाल लिया जाता है या लिक्विड को निकाल लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है सेपरेशन सैंड्स फ्रॉम वाटर। इसी तरह से वाटर में घुले हुए चॉक पाउडर को भी सेपरेट किया जा सकता है। डिकंटेशन इज यूज्ड व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स आर हैवी एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, allowing the clear liquid to be poured off without disturbing the solid sediment. For example, separation sand and water. B पर क्वेश्चन है ड्यूरिंग द कोविड-19 pandemic all of us wore mask generally. What materials are they made of? What is the role of these mask? कोविड-19 पैंडमिक के दौरान हम सभी ने मास्क पहना। ये किस मटेरियल के बने हुए होते हैं और इनका क्या रोल है। मास्क सामान्य रूप से कई लेयर वाले फैब्रिक या कई तरह के मटेरियल से बने हुए होते हैं, जैसे कॉटन, पॉलीप्रोपिलीन या पॉलिएस्टर। इसका मेन रोल है हार्मफुल पार्टिकल्स को, वायरसेस को एयर से फिल्टर करना हमारी ब्रेथ के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से फिल्टरेशन प्रोसेस के द्वारा लिक्विड में घुली हुई इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। मास्क आर जनरली मेड ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ फैब्रिक आर मटीरियल्स सच एज कॉटन, polypropylene or polyester. Their role is to filter out harmful particles including viruses from the air we breathe, similar to how filtration processes work to remove impurities from liquids. Question number 22 है list 4 activities that are possible due to the presence of air. उन 4 एक्टिविटीज़ को लिखना है जो एयर की प्रेजेंस में होती हैं। 4 एक्टिविटीज़ आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहला रेस्पिरेशन, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स। तो पहली एक्टिविटी है एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेकेंड आप लिख सकते हैं कंबशन, एयर के बिना हम किसी भी सब्सटेंसेस को जला नहीं सकते, क्योंकि कोई भी सब्सटेंसेस तब जलता है जब वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। आप यहाँ पर लिख सकते हैं एयर अलाउ फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल्स एंड सब्सटेंसेस। हवा के बिना कोई भी बर्ड्स या इंसेक्ट फ्लाई नहीं कर सकता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लाइट, एयर हेल्प बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई। इट आल्सो हेल्प्स एयरप्लेन्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड सेलिंग याच मूव। बिना हवा के कोई भी विंड मिल का चलना पॉसिबल नहीं है। आप लिख सकते हैं विंड मिल पावर, विंड मिल्स यूज द फोर्स ऑफ ब्लोइंग एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 23 है ड्रॉ डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग और लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। दो में से किसी एक का डायग्राम ड्रॉ करना है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग या फिर लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो।
ये मॉस्किटो की लाइफ साइकिल दिखाई गई है और ये फ्रॉग की लाइफ साइकिल दिखाई गई है। आपको इस डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और साथ ही इसमें जो भी लेबल किया गया है उन्हें भी लर्न करना है। अगर आपने इन दोनों फिगर की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो इन दोनों में डिफरेंस भी बता सकते हैं स्टेजेस की हेल्प से। साथ ही अगर आपसे मॉस्किटो की लाइफ साइकिल पूछी जाए तो भी आप पूरी अच्छी तरह से इन लेबल्स की सहायता से लिख सकते हैं। इसी तरह से फ्रॉग की लाइफ साइकिल को भी बहुत अच्छी तरह से इन लेबल्स की सहायता से लिख सकते हैं। इन दोनों की लाइफ साइकिल को मैंने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन द गिवन इलस्ट्रेशन वी सी दैट फूड इज बीइंग कुक्ड। इस फिगर को देखिए, इसे ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर खाना बनता हुआ दिखाया गया है। इस फिगर के अकॉर्डिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग। यहाँ पर खाना बनाने के लिए किस तरह की एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर खाना बनाने के लिए सोलर पैनल का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए एनर्जी होगी सोलर एनर्जी। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, द टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर कुकिंग इन द गिवन इलस्ट्रेशन इज सोलर एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम वन बेनिफिट्स एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। इस तरह की एनर्जी का यूज़ करके खाना बनाने के वन बेनिफिट और वन ड्रॉबैक लिखिए। एडवांटेज या बेनिफिट आप लिख सकते हैं, इट इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली। सोलर एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेज ड्यूरिंग यूज़, मेकिंग इट एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ये यूज़र फ्रेंडली है, रिन्यूएबल है, किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता, ना ही ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये वेदर पर डिपेंडेंट होगा, इसे सनलाइट की आवश्यकता होती है। अगर वेदर ख़राब है या क्लाउडी है तो इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। इट इज़ वेदर डिपेंडेंट। सोलर कुकिंग इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन। इट रिक्वायर्स सनलाइट, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन क्लाउडी डे और एट नाइट, विच लिमिट्स इट्स रिलायबिलिटी एंड कन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 25 है, फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। फॉसिल्स फ्यूल्स, फॉरेस्ट, एयर, पेट्रोलियम, कोल, वाटर एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक चार्ट दिया गया है जहाँ पर बहुत से बॉक्सेस ब्लैंक हैं। इन्हें आपको इन वर्ड्स की हेल्प से फिल करना है। इन वर्ड्स की सहायता से आप इसे इस तरह से फिल करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप के होते हैं। यहाँ पर रीन्यूएबल रिसोर्सेज पहले से लिखा हुआ है, इधर आप लिखेंगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पर सभी वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ से वर्ड्स आप देख सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं फॉसिल्स फ्यूल, और फॉसिल्स फ्यूल्स होता है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और कोल। रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वाटर, फॉरेस्ट और एयर। रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आपको पता होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। पेपर के लास्ट में केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 26, रीड द गिवन पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। दिए गए पैसेज को रीड करिए और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। पैसेज इस तरह से है, एट नाइट द स्काई इज डॉटेड विथ स्टार्स दैट फॉर्म पैटर्न्स नोन एज कॉन्स्टिलेशंस। रात में आकाश में तारे बिखरे हुए होते हैं और एक पैटर्न फॉर्म करते हैं जिसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। Ancient cultures named these patterns and used them for navigation before modern tools. प्राचीन संस्कृत ने इन्हें एक नाम दिया और मॉडर्न टूल से पहले इन्हें नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। टुडे द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU recognizes 88 ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 88 ऑफिशियल कॉन्स्टलेशन को रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है, वाइल देयर प्रैक्टिकल यूज़ हैज़ फेडेड, जबकि उनका प्रैक्टिकल फीका पड़ गया है। कॉन्स्टिलेशन लाइक ओरियन एंड कैनिस मेजर रिमेन्स सिग्निफिकेंट। अभी भी ओरियन और कैनस मेजर कॉन्स्टिलेशन का सिग्निफिकेंट है। ओरियन रिजेंबल्स द हंटर एंड द 3 मिडल स्टार ऑफ द कॉन्स्टिलेशन रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। ओरियन शिकारी की तरह दिखता है और इसके मिडल के 3 स्टार इसके बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। द कॉन्स्टिलेशन दैट इंक्लूड्स द प्रोमिनेंट स्टार सीरियस इज कैनस मेजर। पोल स्टार राइजेस इन द नॉर्थ एंड इज दस यूज टू फाइंड
direction as an indicator. Polaris point the way north. Question number 1 है which constellation is represented by a hunter and is known for its prominent belt of 3 stars. अभी यहाँ पर देखा था ओरियन resemble the hunter and the 3 middle star of the constellation represent belt of the hunter. करेक्ट ऑप्शन है बी ओरियन. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफिशियल कॉन्स्टलेशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU. यहाँ पर देखिए टुडे द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन रिकॉग्नाइजेज 88 ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस. करेक्ट आंसर है बी 88. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द वन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टलेशन दैट इंक्लूड्स अ प्रोमिनेंट स्टार नोन एज सीरियस. यहाँ पर देखिए द कॉन्स्टलेशन दैट इंक्लूड्स द प्रोमिनेंट स्टार सीरियस इज कैनिस मेजर. करेक्ट आंसर है सी कैनिस मेजर. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन क्या है अर्थात नक्षत्र क्या है. फर्स्ट सेंटेंस में ही लिखा हुआ है एट नाइट द स्काई इज डॉटेड विथ स्टार्स दैट फॉर्म पैटर्न्स नोन एज कॉन्स्टलेशंस. और लास्ट क्वेश्चन है नेम वन स्टार और कॉन्स्टलेशन दैट हेल्प इन लोकेटिंग द नॉर्थ डायरेक्शन. यहाँ पर लिखा हुआ है पोल स्टार राइजेज इन द नॉर्थ एंड इज दस यूज टू फाइंड डायरेक्शन एज एन इंडिकेटर. पोलरिस पॉइंट द वे नॉर्थ. नॉर्थ डायरेक्शन को लोकेट करता है पोल स्टार, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं. आंसर हो जाएगा पोल स्टार हेल्प इन लोकेटिंग द नॉर्थ डायरेक्शन. तो ये था क्लास 6 साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर. इस क्वेश्चन पेपर को देखने के साथ ही साथ आप अपना पोर्शन बहुत अच्छी तरह से लर्न करें. आई होप आपको इस क्वेश्चन पेपर से अवश्य हेल्प मिलेगी. दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.